हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम सी टेट का जो पेपर है हमारा पेपर 1, हम उसको देख रहे हैं। और हमने कल 1 to 15 तक हमने क्वेश्चंस देख लिए थे। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन हम आज देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपान को विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। कोलवर्ग ने किसकी थ्योरी दी है? तो कोलवर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। और कोलवर्ग का जो नैतिक तर्क के जो सोपान है, यानी कि जो डेवलपमेंट के जो सोपान है, उसकी विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, ये बताना है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब ये एक पॉइंट है। ये जो है हमारा, ये किसके अंतर्गत आएगा? इस बच्चे के जो उन्होंने लेवल बताए थे उसमें किस लेवल के अंतर्गत ये आएगा, ये बताना है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन। सेकंड ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। थर्ड ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। फोर्थ ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब आपने बच्चे से एक बात कही है, बच्चा उसका जो जवाब देगा तो उसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि कोलवर्ग के जो नैतिक तर्क के सोपान हैं उसमें से किस सोपान के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। आपने कहा यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना है। मतलब आपको ईमानदार क्यों रहना है? क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सोपान लागू हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। कोलवर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो होती है वो अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मतलब कि बच्चा चाहता है कि हाँ, पेरेंट्स या जो भी मतलब सोसाइटी है वो उसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की के रूप में देखें और उसको माने, इसलिए वो ये काम करता है। ये कोलवर्ग के एक जो सोपान थे, जो स्टेजेस थी, उनके अंतर्गत बताया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार जो लर्निंग है उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। सेकंड ऑप्शन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। थर्ड ऑप्शन, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये जो है वो बच्चे के सीखने के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है। क्योंकि बालक हमेशा ही किससे सीखता है? पर्यावरण के साथ ही व्यवहार करता है और पर्यावरण से ही सीखता है। तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शिक्षार्थी के द्वारा वातावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि जो स्कीमा है, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में विघटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। मतलब एक तो ये कि जो आपका स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु, यानी कि वर्तमान में जो योजनाएं, जो प्लानिंग चल रही है उसके अनुरूप आप बना लीजिए। नवीन जानकारी में संशोधन करके, यानी कि आपकी जो पुरानी जानकारी है आप उसमें संशोधन कर लीजिए। और सेकंड है नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन कर लो। तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं ये किस नाम से जानी जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन समावेशन और अनुकूलन के रूप में। सेकंड ऑप्शन सामीकरण और संशोधन के रूप में। थर्ड ऑप्शन समावेशन और समायोजन के रूप में। फोर्थ ऑप्शन समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था के रूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो ये सामीकरण और समायोजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जिसे हम समायोजन भी कहते हैं। तो समायोजन और समावेशन के रूप में इसको जाना जाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, मतलब एक प्रगतिशील जो कक्षा है उसकी व्यवस्था में शिक्षक कुछ ऐसे वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे कि जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो बहुत ही ज़्यादा सुगम यानी कि इजी बन जाए। तो ऑप्शंस ये हैं, जो नियामक है, सेकंड समावेशन को हतोत्साहित करता है, थर्ड आवृत्ति को बढ़ावा देता है, फोर्थ खोज को प्रोत्साहन देता है। तो अधिगम को और ज़्यादा सुगम आप कैसे बनाएंगे? जब आप बच्चे के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, जो बच्चा खोज करना चाह रहा है, जो बच्चा जानना चाह रहा है, उसको प्रोत्साहन देंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, खोज को प्रोत्साहन देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, कोलबर्ग की भी हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेव विगोत्स्की की भी थ्योरी पढ़ चुके हैं। जितनी भी थ्योरीज़ हैं आपको वो चैनल पर जाकर मिल जाएंगी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। बाकी हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या बताता है ये बताना है। जब तक हमने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, तब तक इस तरह की क्वेश्चंस बहुत मुश्किल ही बात है कि हल हो पाए। ठीक है, इसके लिए पहले हमें थ्योरी को समझना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। थर्ड है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। फोर्थ ऑप्शन है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। तो पहली बात तो ये है कि हम देख लेते हैं सभी को, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि से ही निर्धारित किया जा सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो आपको भी मल्टीपल मेथड्स यूज़ करने होंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वैकल्पिक विधियाँ यानी कि तरह तरह की जो ऑप्शनल मेथड होते हैं आपको वो लाने होंगे बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करने के लिए। क्षमता भाग्य है, एक अवधि के भीतर नहीं बदल सकती, मतलब हम जो कर सकते हैं वही हमारा भाग्य है और वो नहीं बदला जा सकता। तो ये तो गलत हो गया ना। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सकें। जो हार्वर्ड गार्डनर थे उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर 8 बुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ होती हैं वो हैं और 8 प्रकार की क्षमताएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 8 तरीक़ों से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे की सभी बुद्धियाँ विकसित हो जाएंगी। पहली बात तो ये है, पढ़ाने के सिर्फ 8 तरीके नहीं होते, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव विगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे की ये लैंग्वेज होती है इस तरह की जिसमें वो खुद से बात करता है वो अहम केंद्रित भाषा होती है। और लेव विगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित रूप से करने का जो प्रयास है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा। सामाजिक अन्योन क्रिया की बात जीन पियाजे ने नहीं कही है, तो ये यहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। और लेव विगोत्स्की ने खोजबीन की बात नहीं कही है। जीन पियाजे और लेव विगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। लिंग है, मतलब कि जो लिंग है, जो जेंडर है वो क्या है ये बताना है। जेंडर एक शारीरिक रचना है, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। लिंग क्या है ये बताना है। तो जो लिंग होता है वो एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, हम समाज में रहते हैं और समाज में हमें पहचानने के लिए कि ये लड़का है या लड़की, लिंग का निर्धारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत समाज में हम स्त्री पुरुष
के नाम से संबोधित करते हैं एक दूसरे को। तो जो हमारा लिंग है वो एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव विगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। मतलब कि आप अपने बच्चे का आकलन करना चाहते हैं, ठीक है, और जो लेव विगोत्स्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत है तो उसमें आप किस तरह से बच्चे को वरीयता देंगे। लेव विगोत्स्की ने जो बताया था, लेव विगोत्स्की ने ZPD का जो दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या था उसको देख लेते हैं। वेट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कुछ इस तरह से बताया था जीन पियाजे ने, जिसमें ये बताया गया था कि ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये वो पार्ट होता है जिससे बच्चा खुद कर सकता है, और ये जो मिड वाला सेक्शन था ये था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प लेकर काम कर सकता है, और ये वो एरिया था जो बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसके करने से परे होता है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सी किस विधि को वरीयता देता है। फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है वस्तु परक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, फोर्थ है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो ZPD की जो बात की गई थी, ZPD में बात की जाती है सहयोग देने की, हेल्प देने की, और लेव विगोत्स्की ने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया वो किया था मचान, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब कि जैसे कि समझने की बात है कि एक छोटा बच्चा है, वो भी साइकिल चलाना नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो अपने जो बड़े हैं उससे, उनकी हेल्प से साइकिल चलाना सीख जाता है, सहयोग लेकर, मदद लेकर, तो वो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो एक दिन साइकिल चलाना सीख जाता है बिना किसी मदद के, बिना किसी मचान के, और तब वहाँ से स्कैफोल्डिंग की जो क्रिया है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। लेव विगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो बच्चों का आकलन हम सहयोगी प्रोजेक्ट की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि आपकी कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनसे निपटने के लिए आपको क्या करना है ये बताना है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंकों के आधार पर किसी भी बच्चे को नहीं देखना है। सेकंड है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं आपकी कक्षा में, उससे निपटने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता कि आप बच्चे से बात करें, उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसको समझें और उनकी बातों को महत्व दें। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, मतलब कि बच्चों के लिए जो कठोर नियम है उसको लागू करें, तो ऐसा भी नहीं करना है। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, मतलब जो शिक्षण और मानक आकलन है उसी के अनुसार समान और मानक तरीके हों, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, जो हमारा असेसमेंट है वो उद्देश्यपूर्ण होगा, कब होगा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, वो तब सबसे ज़्यादा मतलब उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा जब हमें विद्यार्थियों की और शिक्षकों की जो फीडबैक मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। वेट, जो हमारा आकलन है वो तभी उद्देश्यपूर्ण हो पाता है जब हमें विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का और टीचर्स का दोनों का फीडबैक मिलता है। तो आगे तो फ़िलहाल कोई सही होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो ये भी रॉन्ग है, एक बार नहीं होता है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। देखिए सभी बच्चे जो होते हैं वो सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हर किसी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए तुलनात्मक मूल्यांकन किसी के साथ किसी का भी नहीं करना है। नेक्स्ट है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें, और आकलन कोई इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है आकलन। और आकलन से क्या रहता है कि बच्चे हर चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं, रटते नहीं हैं, ठीक है। तो इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, इसलिए हमारा जो आकलन है वो उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की क्या भूमिका है ये बताना है। फर्स्ट है अधिनायकीय, सेकंड है अनुमति परक, थर्ड है सुविधादाता, फोर्थ है सत्तावादी। तो NCF 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग जो हमारे टीचर की जो भूमिका है वो एक सुविधादाता की तरह है, ठीक है। आप बच्चे के लिए क्या करेंगे, आप बच्चे के लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे, बच्चे की हेल्प करेंगे, ना कि बिल्कुल उसे अपने ऊपर, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल टीचर पर ही डिपेंड है बच्चा, नहीं, आप बच्चे की सिर्फ हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात करें तो NCF 2005 के अनुसार शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध बनाना होता है, जो कि सुविधाजनक हो। यह व्यवस्था सभी राज्यों में लागू की जा चुकी है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे के लिए खुद पर, मतलब टीचर पर डिपेंड ना बनाकर बच्चे को खुद हर चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए इतना ज़्यादा समझदार बनाना हो, ठीक है। तो NCF 2005 के अनुसार जो टीचर की भूमिका है वो सुविधादाता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का, ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आगे इसमें सही होगा। अनुसंधान ये बताते हैं कि जो विविध कक्षाएं होती हैं उसमें विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं, सेकंड ऑप्शन अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, थर्ड ऑप्शन अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, फोर्थ ऑप्शन अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर आप शामिल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इन ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर का पता लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, मतलब जिन बच्चों में अक्षमता नहीं है उन बच्चों के लिए हानिकारक होगा। सेकंड, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। थर्ड, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की उपेक्षा रखता है। बिल्कुल सही बात है ये कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब हम शामिल करते हैं तो शिक्षक के प्रति जो दृष्टिकोण है, विषय वस्तु है, धारणा है, इन सब में परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है। और फोर्थ है अकाल्पनिक लक्ष्य, अकाल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता है, और ऊपर वाले भी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 पार्ट्स में है, इसके 2 ऑप्शंस इधर हैं और लास्ट के 2 इधर हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। मतलब जो विविध प्रकार के जो बच्चे होते हैं एक ही कक्षा में, बहुसांस्कृतिक बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। अब भाई ये वाला मैंने कल भी बताया था कि जब भी कहीं पर भी अगर बहुसांस्कृतिक बच्चों की अगर बात आती है, विविध कक्षा की बात आती है, तो उसे हम एक किसके रूप में देखेंगे, हम उसे एक मतलब हेल्प के रूप में देखेंगे, उसे ये नहीं देखेंगे निगेटिव नहीं, उसे पॉजिटिव वे में देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी ये लिखा हो कि गलत है तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखे हैं कि गलत है, तो गलत देखते ही इन्हें गलत कर देना है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बच्चे हमारे पास ये 2 ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, अब सही तो है लेकिन क्यों सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चे अपने साथियों से कई तरह के कौशल सीखते हैं। सेकंड है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है,
मतलब बच्चों में जो विविध प्रकार के बच्चे हैं कक्षा में, हम वो इसलिए मतलब इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इससे कक्षा जो है वो अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, एक बच्चा है जो सुनने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। कब अच्छा कर पाएगा? यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो ऐसे बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों से समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, तो कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट करने जैसी बातें नहीं करनी होती। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालयों में नहीं। तो फ्रेंड्स, आप नियमित विद्यालयों में बिल्कुल भेज सकते हैं, बशर्ते आप वहाँ पर उनके लिए उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराइए। ठीक है, तो ये हमारा रहा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की CDP की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं अपनी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।